हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 करेंगे मानव बस्ती। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है। तो नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है, इनमें से बताना है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक। व्याख्या देख लेते हैं। नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र की क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि गतिविधियां शामिल हैं, जो कि गांव से ही जुड़ी हुई होती है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड होते हैं। सेकंड है, भारत में कम से कम 10,000 व्यक्तियों के निवास करने वाले स्थान को नगरीय बस्ती घोषित किया जा सकता है। थर्ड है, इसमें 75% पुरुष श्रमिक कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। फोर्थ है, नगरीय बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। सभी स्थान जहां नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति सम्मिलित होते हैं, वे नगरीय बस्ती कहलाती हैं। क्योंकि कम से कम 5,000 व्यक्तियों के निवास करने वाले स्थान को नगरीय बस्ती घोषित किया जा सकता है। नगरीय बस्ती वही क्षेत्र घोषित होगा जहां के 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, इसलिए थर्ड सही नहीं है। नगरीय बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना आवश्यक है, तभी इससे नगरीय बस्ती कहा जा सकता है, इसलिए कथन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तियों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शहद बस्तियों में मकान एक दूसरे से काफी दूरी पर बनाए जाते हैं। सेकंड है, प्रकीर्ण बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है 1 न तो 1 न ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, न तो 1 न ही 2। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि शहद बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। कथन सेकंड सही नहीं है, क्योंकि प्रकीर्ण बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती हैं। सेकंड है, यहाँ के निवासी अधिकतर तृतीयक गतिविधियों में लगे होते हैं। थर्ड है, बस्तियों का आकार नगरों की अपेक्षा बड़ा होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती हैं। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बस्ती में निवास करने वाले अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बस्तियों का आकार नगरों की अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? फर्स्ट है जलापूर्ति, सेकंड है भूमि, थर्ड है उच्च भूमि के क्षेत्र, फोर्थ है गृह निर्माण सामग्री और फिफ्थ है सुरक्षा। तो ऑप्शन डी है इसमें। ऑप्शन ए है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 2, 4 और 5 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जल आपूर्ति, साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों का या जल राशियों जैसे नदियां, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है।
भूमि मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी ही बसते थे। उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में उच्च भूमि के क्षेत्र देख लेते, पहले निम्न भूमि के क्षेत्र थे वो। मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाले क्षति से बचा जा सके तथा मकान व जीवन दोनों सुरक्षित रह सके। अब गृह निर्माण सामग्री देख लेते हैं। मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। अब सुरक्षा के पर्पज से भी राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। सेकंड है, ग्राम वासियों द्वारा स्वतः इन बस्तियों की स्थिति का चयन किया जाता है। थर्ड है, भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास नियोजित बस्तियों के अंतर्गत हुआ है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कथन 1 सही है क्योंकि नियोजित बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। 2 सही नहीं है क्योंकि नियोजित बस्तियों के अंतर्गत की स्थिति का चयन ग्रामवासियों द्वारा स्वतः नहीं किया जाता है, सरकार द्वारा बस्तियों की स्थिति का चयन किया जाता है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास नियोजित बस्तियों के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। सेकंड है, रैखिक प्रतिरूप की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। थर्ड है, वृत्ताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। और फोर्थ है, दोहरे ग्राम में बस्तियों का विस्तार नदी पर पुल के दोनों ओर होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 3। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं, इसलिए एक सही है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। विन्यास के आधार पर इनके प्रमुख प्रकार हैं मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन्य ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव, पशुपालक श्रम आदि आते हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर इसमें कई प्रकार के ज्यामिति की आकृतियां हो सकती हैं, जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की और टी के आकार की, और चौकपट्टी एवं दोहरे ग्राम इत्यादि। रेखिक प्रतिरूप इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। आयताकार प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। और वृत्ताकार प्रतिरूप इस प्रकार के गांव झीलों में, तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। दोहरे ग्राम नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है, इसलिए कथन 4 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियां अधिक हैं। सेकंड है, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। और थर्ड है, ग्रामीण बस्तियों में कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा पर्याप्त है। और फोर्थ है, ग्रामीण बस्तियों में कच्ची सड़कें तथा संचार के साधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। इस उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4,
ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 4। कथन एक सही नहीं है क्योंकि विश्व में ग्रामीण बस्तियों की सर्वाधिक संख्या विकासशील देशों में है। विकसित देशों में नगरीकरण सर्वाधिक है तथा ग्रामीण बस्तियां बहुत कम हैं। विकसित देशों में उपनगरीय क्षेत्रों की भी अधिकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है क्योंकि ग्रामीण बस्तियों में शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं। कथन 4 सही है क्योंकि कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों के निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इन क्षेत्रों से जल जनित बीमारियां जैसे हैजा एवं पीलिया आदि सामान्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विश्व नगरी सन्नगरों का समूह होते हैं। सेकंड है, एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर एवं उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। कथन 1 सही है क्योंकि विश्व नगरी बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी शब्द यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, मेगालोपोलिस। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन तक नगर भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। कथन 2 सही है क्योंकि मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। सेकंड है, नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। कथन 1 सही है क्योंकि राष्ट्र की राजधानियां जहां केंद्रीय सरकार को प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, लंदन, वॉशिंगटन डीसी इत्यादि। कथन 2 सही है क्योंकि लोगों ने रोजगार एवं जीवन के बेहतर सुख साधनों की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास किया, जिसके कारण नगरीकरण में वृद्धि हुई। नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की आनुपातिक वृद्धि से है। नेक्स्ट है, नगरीय बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है? फर्स्ट है, निर्माण, खुदरा थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। सेकंड है, शहर नगरों से छोटे होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। थर्ड है, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से परिवर्तित विशाल नगरीय विकास क्षेत्र सरनगर कहलाते हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 2। कथन 1 सही है क्योंकि कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं आर्थिक कार्य भी नगरों की अपेक्षा अधिक होते हैं। शहर अग्रणी नगर होते हैं जो अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देते हैं। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में, शहर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि शहर नगर विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके उदाहरण हैं।
तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।